हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 अतीत में दबे पाँव यात्रा वृत्तांत का सारांश। तो इसके राइटर हैं, अतीत में दबे पाँव के राइटर हैं ओम थानवी। तो चलिए इसका सारांश पढ़ते हैं। पहले ओम थानवी के बारे में जानकारी लेते हैं। ओम थानवी हिंदी भाषा के लेखक, वरिष्ठ भारतीय पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। थानवी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक कुलपति हैं। इससे पूर्व हिंदी के प्रमुख दैनिक अखबार जनसत्ता के संपादक रह चुके हैं और इनकी चर्चित कृति संस्मरण विद्या में लिखी गई किताब एक मोहनजोदड़ो है। ओम थानवी एक विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और ये एक पत्रकार भी रहे हैं। तो अतीत में दबे पाँव पाठ का सारांश देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अतीत में दबे पाँव साहित्यकार ओम थानवी के द्वारा विरचित एक यात्रा वृत्तांत है। तो अतीत में दबे पाँव क्या है? ओम थानवी के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक प्राचीन सभ्यता है जो भारत में नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। ताम्रकाल का शहर किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने ज़माने की एक राजधानी जैसा ही है। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों गलियों की सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जैसा कभी था। आज भी वहाँ के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रोन झोन की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, यानी कल्पना की जा सकती है। खंडहर बने घरों की टूटी सीढ़ियाँ अब चाहे कहीं ना ले जाती हों, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हों, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहाँ चढ़कर आप इतिहास को ही नहीं बल्कि उससे कहीं आगे भी देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा एक चबूतरा है जो बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। तो पुरातत्व के जो विद्वान हैं वो उस जगह को एक गढ़ के नाम से पुकारते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता व धर्मसत्ता के केंद्र से रहे होंगे, ऐसा भी माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला सभी अतीत की चीज़ें कही जा सकती हैं, परंतु यह गढ़ उस अद्वितीय वास्तुकला और कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। इसमें ओम थानवी को लगता है कि मोहनजोदड़ो वैसा ही शहर है जो किसी समय बसा हुआ था। उनकी गलियों में भी बैलों की आवाज़ की रोन झोन की कल्पना की जा सकती है और बौद्ध का एक जो स्तूप था उसे एक टीला बनकर रह गया है। तो उनके अवशेषों को देखकर ओम थानवी कल्पना करते हैं। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना नगर योजना का एक अनूठा प्रमाण है, उदाहरण है।
यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी हैं या फिर आड़ी हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। जो सीधी और टेढ़ी मेढ़ी जो सड़कें हैं उनको वास्तुकार ने ग्रिड प्लान के नाम से जानते हैं। आज के शहरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आज के जो सेक्टर बनाए जाते हैं वो भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के हैं थे उस कालीन के थे, उस समय के बनाए जाते हैं। यानी वो सभ्यताएं बहुत पुरानी थी लेकिन बहुत विकसित थी। आधुनिक परिवेश के इस सेक्टरवादी नागरिकों के रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। दुनियादारी के अपनत्व में उसे विश्वास नहीं रहा। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। तो उस बस्ती से कितने किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है? 5 किलोमीटर दूर। अगर इस उच्च वर्गीय बस्ती के दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाएं तो दूर तक खंडहर टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे, क्योंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं बने होंगे। शायद इसलिए उनके अवशेष भी उनकी गवाही नहीं देते। अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है उसके अवशेष भी नहीं मिलते हैं। टीले की दाईं तरफ एक लोबी दिखती है। इसके आगे एक महाकुंड है। वहाँ पर एक महाकुंड भी जाना जाता है, देखा जाता है। इस गली को इस धरोहर के प्रबंधकों ने देव मार्ग कहा है। उस महाकुंड में लोगों का मानना है कि वहाँ देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इस महाकुंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। इसकी गहराई रक्त फुट है तथा उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नानाघर हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानाघर भी मिले हैं। यह वास्तुकाल का एक नमूना ही कहा जाएगा, क्योंकि इन सभी स्नानघरों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है। जो कुंड है वो पक्की ईंटों से बिल्कुल पक्का है, ताकि कुंड का पानी रिस न सके और अशुद्ध पानी कुंड में न जा सके। कुंड में पानी भरने के लिए पास ये कुआं है और कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई हैं। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी है तो ईंटों से भी ढकी हुई हैं। यानी उस शहर का जो निर्माण किया गया था वो अब भी एक आधुनिक वास्तुकार के अनुसार किया गया था। आज भी जो सेक्टर बनाए जाते हैं सेम उनसे मिलता जुलता था। यानी वो सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी और बहुत सोच समझकर वो शहर बसाए गए थे। पुरातात्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में दूसरा कहीं नहीं देखा है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के खंडहर बिखरे पड़े हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इसके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी होंगे और ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते थे। ज्ञानशाला यानी पाठशाला के रूप में, जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती थी। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय कहा जा सकता है। जो वो इमारत थी टूटी फूटी, उसको देखकर लगता था कि धार्मिक महाविद्यालय होगा यहाँ। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता था। तो जो कुछ छोटे टीलों पर जो बस्तियां बसी हुई थी उनको किस नाम से जाना जाता था? नीचा नगर कहकर पुकारा जाता था। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती हैं और आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती हैं। यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में यह उल्टा था। शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी और लंबी सड़क है। 33 फुट लंबी चौड़ी सड़क है। मोहनजोदड़ो ने बैलगाड़ी होने का प्रमाण मिले हैं कि वहाँ बैलगाड़ी देखने को कुछ प्रमाण मिले हैं कि वो बैलगाड़ी रखते थे। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यानी बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी।
यह सड़क बाजार तक जाती है और इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी हुई है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू काबूजिए ने इस्तेमाल की थी और चंडीगढ़ में जो सेक्टर बसाए गए हैं वो मोहनजोदड़ो के नगर के अकॉर्डिंग ही बसाए गए हैं। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की ओर नहीं खुलता। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में आती है, फिर आप किसी के घर जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कालिये ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ही ली हो। ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें, दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई नालियां हैं। बस्ती में ये नालियां इसी रूप में हैं। प्रत्येक घर में एक स्नानागार भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियां बाहर होदी तक जाती हैं और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हो सकती हैं, परंतु अधिकतर वे ऊपर से ढकी हुई हैं। इस प्रकार सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। शहर के कुएं भी दूर से ही अपनी ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं। ये कोई पक्की ईंटों से बने हुए हैं। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। लेखक यह भी प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। कुछ बहुत बड़े घर भी हैं। शायद इसमें कुछ लघु उद्योगों के कारखाने होंगे। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं। अधिकतर घर लगभग 30 गुना और 30 फुट के हैं। 30 बाई 30 के घर हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन हैं और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। अब जो मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी उसको कहाँ रखा गया है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी कहा समझा जा सकता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना भी मिला है जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं और घरों के बाहर कुछ कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। शायद ये कुएं कर्मचारियों और कारीगरों के लिए घर रहे होंगे। बड़े घरों में कुछ छोटे कमरे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। एक विचार यह भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद उन घरों में लकड़ी की सीढ़ी रही हैं जो बाद में नष्ट हो गई होंगी। छोटे घरों की बस्ती में संकरी सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा लगता है कि कमी के कारण ऐसा होता होगा। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियों और दरवाज़ों पर छज्जों के निशान नहीं हैं। गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। उस समय अच्छी खेती होती थी। यहाँ लोग खेतों की सिंचाई कुओं से करते थे। नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। शायद लोग वर्षा के पानी पर ही अधिक निर्भर रहते होंगे। बाद में वर्षा कम होने लगी तो लोगों ने कुओं से अधिक पानी निकाला होगा। इस प्रकार भूजल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया हो। यह भी हो सकता है कि पानी के अभाव में सिंधु घाटी के वासी
यहाँ से उजड़ कर कहीं चले गए हों। सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता इस प्रकार नष्ट हो गई, लेखक के इस अनुमान से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो के घरों और गलियों को देखकर तो अपने राजस्थान का भी ख्याल हो आया है। राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली में एक सी है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में ताज़ा हो आई है। जहन यानी दिमाग में। इस खूबसूरत गांव में हरदम गर्मी का माहौल व्याप्त है। गांव में घर तो हैं, परंतु घरों में लोग नहीं हैं। कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमानी नागरिक रातों रात अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। बाद में इन घरों के दरवाजे खिड़कियां लोग उठाकर ले गए थे। अब ये घर खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं, परंतु ये घर ढहे नहीं हैं। इन घरों की खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। लोग चले गए लेकिन वक्त वहीं रह गया है। खंडहरों ने उसे वहां रोक लिया हो। जैसे सुबह गए लोग शाम को शायद वापस लौट आए। मोहनजोदड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी याद आ गई, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज से उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। कि इसमें बैलगाड़ी की गाड़ी में होने लगा है। ये थी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसमें लेखक ने ओम थानवी ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता का वर्णन किया है कि वह बहुत पुराने होते हुए भी एक विकसित सभ्यता थी। उसमें मकानों को इस प्रकार से बनाया गया था कि आज चंडीगढ़ की मकानों को से मिलती जुलती वास्तुकार थे। लगता है कि चंडीगढ़ में जो बसाए गए मकान हैं वो भी उसी के अनुसार बसाए गए हैं। और वहाँ पर लंबी लंबी चौड़ी सड़कें होती थी। मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, खिड़की दरवाजे होते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। बहुत बड़े बड़े वहाँ महाकुंड मिले हैं। पानी इकट्ठा करने के बहुत बड़े चौड़े, जिसको देसी भाषा में कोठा कह सकते हो, इस प्रकार के अनेक रूप मिले हैं। बड़े बड़े मकान मिले हैं। तो यह ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ओम थानवी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है हड़प्पा सभ्यता का, जो एक विकसित सभ्यता थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।